हाँ जी बच्चों, गुड आफ्टरनून एवरीवन। फिर ये तो रिलैक्स वाला संडे था सबका, है ना? तैयारी शुरू कर दी? अगले टेस्ट की? ठीक है। बच्चों, आप में से ना जिन लोगों का स्कोर अभी 400 से 500 के बीच में आ रहा है, मैं एक मीटिंग रखूंगा आप लोगों के साथ अलग। ठीक है, मैं बताऊंगा आपको टाइम। ओके। अपना बच्चों ईएम वेव्स वाला हो गया था पूरा? उसमें कुछ भी था पेंडिंग, कोई डिस्कशन वगैरह? सॉरी, एसी में। आज एक्सरसाइज 2 डिस्कस करनी थी एसी की। ओके, चलो उससे स्टार्ट करते हैं। हाँ बच्चों, बताओ इसमें एक्सरसाइज 2। 2nd क्वेश्चन, वॉटलेस कंपोनेंट क्या होता है? साइन फाई, मतलब आई नॉट साइन फाई। 4 4 5 का आंसर नहीं आ रहा। ये वो सेम क्वेश्चन ही है जो हमने पहले किया था। उसमें 200 था। अच्छा, ऑप्शन सेम है क्या? मतलब 200 लेके सेम बन जाता है? बताओ बच्चों, अगर हम इसमें यहाँ पे 200 ही कर दें, फिर बन जाएगा सारा कुछ सेम? 200 कर देना, ठीक है, फिर बन जाएंगे सारे आंसर्स। आगे बताओ बच्चों।
तो सेवेंथ क्वेश्चन में क्या करना है आपको बताना है कि मतलब बेसिकली मैक्सिमम वैल्यू से आरएमएस मतलब आई नॉट से आई नॉट बाय रूट टू तक कितना टाइम लगेगा। तो आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी मान के एक बार उसमें आई को आई नॉट डाल दो, एक बार आई नॉट बाय रूट टू डाल दो, उससे निकल आएगा। अदरवाइज जैसे आपको एस एच एम से मैंने बताया था, तो उससे भी आप बता सकते हो आई नॉट बाय रूट टू से आई नॉट तक। तो 13th में बच्चों क्या करना है, 50% ऑफ मैक्सिमम पावर। भाई मैक्सिमम पावर क्या हो सकती है, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस। ठीक है, असली में क्या हो गई, वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई। तो उसको जब आप पुट करोगे तो कॉस फाई हाफ आ जाएगा, उससे निकल आएगा। आगे बच्चों, अच्छा बच्चों ये बताओ, एक डाउट आया मेरे पास, ये अच्छा डाउट है। इसमें हम वो क्यों नहीं लगा रहे 13th में कि, या वो लगा सकते हैं कि वो जो रेजोनेंस वाला केस था, आई मैक्स बाय रूट टू, वो वाला कर सकते हैं। नहीं सिर्फ आर तो नहीं है, अगर सिर्फ आर होता फिर तो फेज डिफरेंस जीरो हो जाता। बताओ बच्चों, आई मैक्स बाय रूट टू वाला कंसेप्ट लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। सो रहे हो क्या सब।
13th क्वेश्चन। अच्छा, मल्टीटास्किंग कर रहे हो, पेपर भी दे रहे हो साथ में, सही है। बताओ बच्चों, क्यों नहीं लगा सकते आई मैक्स बाय रूट 2? मतलब सर्किट तो मतलब एलसीआर टाइप ही हो गया, वो तो कोई चक्कर नहीं है। नहीं सॉरी, मैंने गलत बोल दिया। एलसीआर सर्किट है ये कि नहीं है, लैंप वाला केस? लैंप वाला केस किस टाइप का सर्किट होता है? वो तो एल आर होता है ना, कि कुछ रेजिस्टेंस होएगी और साथ में कुछ इंडक्टेंस होएगी। तो क्या एल आर वाले में रेजोनेंस वाला कंसेप्ट लग सकता है? नहीं लग सकता, राइट, वो तो एलसीआर में लगता है। तो इसलिए ये कंसेप्ट तो लगेगा ही नहीं यहाँ पे। ये हमने मतलब पहले भी किए थे कई क्वेश्चंस। मतलब लैंप की रेजिस्टेंस होती है और साथ में बस इंडक्टेंस होती है, दोनों नहीं होते। जैसे हमने ऊपर भी किया था ना क्वेश्चन कि लैंप है उसके साथ क्या लगाएं, कैपेसिटर लगाएं या इंडक्टर लगाएं। आगे बच्चों। एक्सक्यूज मी सर। यस। सर फोर्थ क्वेश्चन में आपने कहा कि अगर हम 200 कर लेंगे तो वो आ जाएगा, पर पहले वाले क्वेश्चन और इसमें फ्रीक्वेंसी भी अलग अलग है, तो सेम तो आंसर आ ही नहीं पाएगा। अच्छा, और जो डेटा दिया हुआ है उससे मेरा आंसर 3.6 आ रहा है, मतलब 220 लेके, अच्छा। और वो तो अगर आप सॉल्व कर दो वो एक बार। हाँ। आंसर उन्होंने 8 दिया हुआ है पीछे। बाकियों का भी 3.6 ही आ रहा है। चेंज कर फिर सारी इसके फिफ्थ पार्ट का भी आंसर चेंज हो जाएगा, वो भी अलग आ रहा है क्योंकि ठीक है, तो फिर कोई चक्कर नहीं है ना, इसको हम 220 रखते हैं, आंसर चेंज कर लो, ये 3.6 बन जाएगा। फिफ्थ का क्या बनता है बच्चों आंसर? 2.74। पीछे का दिया हुआ है? एंड सिक्स्थ का?
सिक्स का बच्चों बनता है कि नहीं सही, बट सिक्स का भी अब 220 के हिसाब से ही निकाले ना हम। तो सर उसका 800 बनता है। 800 ठीक है। इन्होंने क्या दिया हुआ है? दिया है इन्होंने 720 दिया है। ठीक है, वो भी चेंज कर दो। सिक्सटींथ क्वेश्चन की हम बात कर रहे थे। 20 volts AC is applied to circuit consisting of resistance and a coil with negligible resistance. If voltage across resistance is 12, voltage across coil is। तो इसमें वो वाला लग जाएगा बच्चों, वी एस स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ऑफ वी एल माइनस वी सी होल स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर। उससे क्या कह रहे हो? आंसर 480 दिया हुआ है सिक्स का या 720 दिया? मैं अब 220 के हिसाब से ही बता रहा हूँ आंसर। सी दिया हुआ है। ठीक है जी, चलो आगे बचाओ। तो 30th क्वेश्चन, बेसिकली ये चोक क्या होता है? इंडक्टर। तो इंडक्टर क्या करता है? करंट डिक्रीज कर देगा। इंक्रीज तो नहीं हो सकता, डिक्रीज ही होगा ना। नहीं नहीं नहीं, हम एसी के हिसाब से कह रहे हैं, मतलब उसकी रेजिस्टेंस होती है ना, इसलिए रूट ऑफ एक्सएल स्क्वायर। एक्सएल आ गया इस कारण से। आगे बचाओ। ये ज्यादा लोगों ने करी नहीं लग रही एक्सरसाइज 2 मुझे। थर्टी फोर्थ क्वेश्चन, एल आर सर्किट है। आपको कहा है कि इंडक्टिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो यार एक्सएल इज इक्वल टू आर, तो आपका tan फाई क्या बन गया? एक्सएल माइनस एक्स सी बाय आर। एक्स सी तो जीरो ही है, तो tan फाई 1 बन गया। तो cos फाई जो है आपका 1/√2 बन गया। और आई नॉट जो है आपका वो बन गया ई नॉट बाय जेड, और जेड क्या बन जाएगा? R√2। तो अब आंसर क्या बन गया? ई आर एम एस, मतलब E0/√2 आई आर एम एस, E0/R into 2
इंटू कॉस पाई 1/√2, तो ई नॉट स्क्वायर बाय 4r बन जाएगा। थर्टी फिफ्थ क्वेश्चन, तो वी आर तो उससे निकलेगा, वही अपना जो रिलेशन था, वी नॉट वी एस स्क्वायर इज इक्वल टू वी एल वाला जो है, ना। और एक सेकंड, हाँ जी। तो वी तो आपका उस रिलेशन से निकल आएगा जो हमारा वो था, वी एस स्क्वायर इज इक्वल टू वी एल माइनस बी सी होल स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर। ठीक है ना। एक बार ये वी निकल आया तो रेजिस्टेंस दी हुई है, तो वी अपॉन आई करेंगे तो वी अपॉन आर करेंगे तो उससे आई निकल आएगा। नहीं नहीं, 34 में बच्चों प्लीज ये गलती मत करना। मैंने आपको फॉर्मूला वी स्क्वायर बाय आर नहीं लिखवाया था, आई आर एम एस स्क्वायर आर लिखवाया था। वी स्क्वायर बाय आर से गलत हो जाएगा। 37th में क्या है, करंट दिया हुआ है, वोल्टेज पूछिए। तो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इन अ कॉइल? V is equal to माइनस एल डी आई बाई डी टी। डी आई बाई डी टी क्या है? स्लोप। तो एक्चुअली बताओ, इसमें अगर आप देखो पहले स्लोप पॉजिटिव है, तो मतलब पहले वोल्टेज नेगेटिव आनी चाहिए थी, बाद में पॉजिटिव आनी चाहिए थी, राइट। बट अगेन हमें ऑप्शंस के हिसाब से चलना पड़ता है, उसके हिसाब से जो बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन बनती है बी बनती है, राइट। आइडियली जो ग्राफ बनना चाहिए था फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, वो पहले नेगेटिव और फिर पॉजिटिव होना चाहिए था, इजंट इट? हाँ, चाहे इसमें करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, बट वोल्टेज की डायरेक्शन चेंज होएगी, because voltage does not depend on direction of current, it depends on change in current, rate of change of current। तो आपका डी आई बाई डी टी पहले पॉजिटिव है फिर नेगेटिव है।
ठीक है, तो सीधा स्लोप से देखना है इसमें, ना कोई चक्कर नहीं है। मतलब डीसीएसी का तो कोई चक्कर ही नहीं है इसमें, ग्राफ है उसकी स्लोप निकाल के देख लो बस। आगे बचो। तो सीरीज एलसी कॉम्बिनेशन 39, रिएक्टेंस क्या होती है, एक्सएल माइनस एक्सी, तो ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी। तो देखो बेसिकली क्या होगा कि जब फ्रीक्वेंसी आपकी जीरो है, मतलब ओमेगा जीरो है, तो मतलब अभी हमें ये नहीं पता, इसको ऐसे भी लिख सकते थे, इसका उल्टा भी लिख सकते थे, है ना। तो व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि ये वैल्यू जब फ्रीक्वेंसी जीरो है तो ये वैल्यू कितनी बन गई, इनफाइनाइट, है ना, डिनोमिनेटर में आ गया। और जब फ्रीक्वेंसी इनफाइनाइट हो जाएगी तो भी ये वैल्यू इनफाइनाइट है। वो शुरू माइनस इन्फिनिटी से नहीं होगा? हाँ मतलब एक केस में माइनस इन्फिनिटी, एक केस में प्लस इन्फिनिटी, यस। तो इसमें सर स्टार्टिंग तो सर ऊपर मतलब जो डी आंसर दिया हुआ है, तो सर उसमें मतलब प्लस इन वो मतलब जब जीरो की तरफ जा रही है फ्रीक्वेंसी, तो वो फिर हाँ प्लस इन्फिनिटी वो की तरफ। मतलब वो इसलिए दिया हुआ है कि मतलब किसी भी तरीके से लिख सकते थे ना, ऐसे भी लिख सकते थे और इसका उल्टा भी लिख सकते थे, एक्सएल माइनस एक्सी लिखो या एक्सी माइनस एक्सएल लिखो, तो कुछ भी हो सकता है ना। तो मतलब बस आपको बस ये क्लियर होना चाहिए कि ग्राफ एक तरफ प्लस इंफिनिटी पे होगा और एक तरफ माइनस इंफिनिटी पे होगा। तो फिर डी बन जाएगा, राइट। सर लेकिन जो डी है सर उसके अंदर जो मतलब अगर हम फ्रीक्वेंसी को मतलब आगे लेके जा रहे हैं, प्लस इन्फिनिटी तक लेके जा रहे हैं, तो सर रिएक्टेंस भी मतलब हमारी इन्फिनिटी पे जानी चाहिए सर, इसमें तो मतलब जा नहीं रही। मतलब ये ग्राफ बहुत प्रॉपर शेप नहीं दिखाई हुई, बट मतलब बाकी सारी ऑप्शन से तो डी बनता है, ये कह लो, है ना। यस सर। 40th क्वेश्चन जैसा सेम हमने किया था अभी, वही tan phi 1 आ जाएगा उससे। आगे बच्चों, फिफ्टियथ क्वेश्चन बच्चों। तो चोक कॉइल क्या होती है, एक इंडक्टर है वो बेसिकली, तो हम उसकी इंडक्टेंस ज्यादा चाहेंगे, ठीक है, और रेजिस्टेंस कम चाहेंगे, मतलब रेजिस्टेंस तो हमें चाहिए नहीं थी, अब अननेसेसरली जो आ रही है बस वो है, तो हाई इंडक्टेंस लो रेजिस्टेंस। 49th, a capacitor is a perfect insulator for, मतलब परफेक्ट इंसुलेटर मतलब जो जिसपे ज्यादा रेजिस्टेंस देता है वो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, तो वो डीसी हो जाएगा, डायरेक्ट करंट। 50th,
चोक कॉइल क्या है, एक इंडक्टर है, तो हम उसकी इंडक्टेंस ज्यादा चाहेंगे, रेजिस्टेंस हम चाहते नहीं कि उसकी हो, हम तो उसको इंडक्टर की तरह चाहते हैं, तो रेजिस्टेंस कम चाहेंगे। फोर्टी फाइव पावर फैक्टर 0, कॉस फाई 1, वो कब होगा, जब सिर्फ रेजिस्टेंस होएगी, तो बी आ जाएगा। और कोई बचाओ? डन। बढ़े आगे। ओके। सर आज अगला चैप्टर शुरू कर रहे हैं। यस। एक बार ना उससे पहले मतलब पुराने कंसेप्चुअल डाउट है, लेकिन वो प्लीज एक बार थोड़ा सा पार्ट बता दो कि किसी भी ग्राफ में जब फ्लक्स चेंज हो रहा है तो हम ईएमएफ पहले पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव। क्या मतलब, समझा नहीं मैं। मतलब जैसे हमें कई बार दिया होता है सिचुएशन होती है और उसमें मतलब हम बोलते हैं ना कि फ्लक्स के चेंज के साथ ईएमएफ इंड्यूस होती है, हाँ। तो हम जब ग्राफ बनाते हैं कई बार उसमें जब फ्लक्स चेंज होता है तो ईएमएफ पॉजिटिव पहले दी होती है फिर नेगेटिव हो रही होती है, कई बार नेगेटिव से शुरू करके मान लो साइनसॉइडल ग्राफ है, नेगेटिव से शुरू करके फिर पॉजिटिव दी हुई है। देखो उसमें क्या है कि दो ही केस बनेंगे, या तो आप मतलब आइडियल केस सिनेरियो में तो आप ईएमएफ को माइनस डी फाई बाई डी टी लिखोगे, ठीक है। हाँ जी। तो अगर तो ऑप्शन है जिसमें माइनस डी फाई बाई डी टी के हिसाब से आंसर आप मार्क कर सकते हो तो आप वही मार्क करोगे। अगर वो ऑप्शन नहीं है तो कई बार उन्होंने सिर्फ मैग्नीट्यूड के हिसाब से दिया होता है, तो फिर आपको वो चलना पड़ेगा। जैसे अभी जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें आइडियली तो आंसर आपका ऐसे होना चाहिए था, बट हमने मार्क मतलब उल्टा किया था, थोड़ा ऑप्शन डिपेंडेंट है। ठीक। और लैंप वाले सर्किट में वो एलआर होता है, ये हम्म। समझ नहीं आया कैसे बोला हमने, सी नहीं। क्या, फिर बोलो। लैंप वाला सर्किट एलआर ही होता है, एल आर होता है, हाँ। ये एक मतलब बस फैक्ट है जो हमें ना याद रखना है। हाँ हाँ फैक्ट ही है। ठीक। ओके। तो अगला चैप्टर बच्चों जो हमें करना है दैट इज ईएम वेव्स। ठीक है, तो एक बार बच्चों मैं आपको इसका कंटेक्स्ट बता देता हूँ कि ये चैप्टर कहाँ से आया। देखो बच्चों अभी तक हमने जो चैप्टर्स पढ़े, इलेक्ट्रोस्टैट्स, कैपेसिटर्स, करंट, मैग्नेटिज्म, ईएमआई, ठीक है, ये सारे चैप्टर्स हमने तो मतलब इतना अलग अलग करके इतना फैला के इनको पढ़ा, ये मतलब अभी इसमें कुछ याद नहीं रखना, ओनली फॉर योर नॉलेज। ये सारे चैप्टर्स एक्चुअली में मैक्सवेल की कुछ इक्वेशंस हैं 4-5, उनके अंदर कवर हो जाते हैं। तो बेसिकली व्हाट यू हैव स्टडीड सो फार इज ओनली द सॉल्यूशंस ऑफ हिज इक्वेशंस। मतलब मैं भूल गया वो 4 होती हैं या 5 होती हैं इक्वेशंस, वो सिर्फ 4 या 5 इक्वेशंस हैं जिनके बेसिस पर ये सारे के सारे कंसेप्ट्स कवर हो जाते हैं।
ठीक है, तो इन चैप्टर्स में बच्चों टुवर्ड्स द एंड हमें ये समझ आ रहा था कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स की कई सारी प्रॉपर्टीज बहुत सिमिलर हैं. So there is too much of similarity between electric and magnetic fields, isn't it? इनके सारे रिलेशंस ऑलमोस्ट एक जैसे बनते हैं. तो बच्चों लेटर ऑन जाके तो यही एस्टैब्लिश हो गया था कि भाई इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स एक्चुअली सेम ही होती हैं. मतलब ये एक ऑब्जर्वर डिपेंडेंट क्वांटिटीज हैं, रियलिटी में ये एक ही बात है. इसीलिए हमने इनको फाइनली क्लब करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यूनिट बना लिया. ठीक है, कि इन रियलिटी इलेक्ट्रिक फील्ड्स और मैग्नेटिक फील्ड्स में कोई फर्क नहीं होता. अब किसको इलेक्ट्रिक नजर आ रही है और किसको मैग्नेटिक नजर आ रही है वो फ्रेम पे डिपेंड करता है बस, और कोई फर्क नहीं होता. ठीक है, अब बिल्कुल टुवर्ड्स द एंड जब हम EMI चैप्टर पढ़ रहे थे वहां पे हमने ये भी सीख लिया कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड produces electric field, isn't it? बोलो भाई, ऐसा होता है कि नहीं? क्या चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करती है? EMI में यही पढ़ा था ना हमने. तो बच्चों हमारे सिलेबस में नहीं है, बट साइंटिस्ट ने ये एस्टैब्लिश किया कि सिमिलरली कि भाई जब सब कुछ इनका एक जैसा ही है तो अगर चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करती है तो उसी तरीके से एक चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है. ठीक है, अगेन ये हमने पढ़ा नहीं है, ये मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसा एस्टैब्लिश हो गया था. और वो क्यों हो गया था? बिकॉज इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक की सारी प्रॉपर्टीज एक जैसी हैं, तो फिर ऐसा नहीं हो सकता था कि सिर्फ B से E प्रोड्यूस हो, E से भी B प्रोड्यूस होना चाहिए था. ठीक है, अब बच्चों विद दिस इन माइंड, अगेन आपको अभी तक कुछ याद नहीं रखना, आपको बस ये याद रख सकते हो दोनों चीजें कि चेंजिंग B प्रोड्यूसेस E एंड सिमिलरली चेंजिंग E प्रोड्यूसेस B. अब मुझे बताओ बच्चों, फ्रॉम योर नॉलेज ऑफ क्लास 11th, एक वेव क्या होती है? इट इज फ्लो ऑफ एनर्जी. ठीक है, नहीं अभी कुछ नहीं लिखना, सिर्फ ये लिख लो बस, ये 2 पॉइंट्स. तो वेव जो होती है दैट इज अ ट्रैवलिंग डिस्टर्बेंस. ठीक है, तो वो जो जब हम कहते हैं कि एक वेव प्रोड्यूस हुई, ठीक है, हम एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं साउंड वेव का, कि
लेट अस से आपके आसपास कोई पर्सन है, उसने कुछ बोला और आपको वो सुनाई दिया, तो भाई इसमें क्या फिनोमिना इन्वॉल्व है कि उस पर्सन ने अपने माउथ से जो बिल्कुल उसके माउथ के आसपास वाले एयर मॉलिक्यूल्स थे उनको मूव किया, उससे उसके आगे वाले मॉलिक्यूल्स मूव हो गए, उससे उसके आगे वाले मूव हो गए, एंड करते करते जो दूसरे पर्सन के ईयर के साथ वाले एयर मॉलिक्यूल्स थे वो मूव करने लग गए, राइट? तो हमें एक बात ये समझनी है कि जब हम बोलते हैं तो हम जो लिसनर है, हम उस लिसनर के साथ वाले एयर मॉलिक्यूल्स को नहीं मूव करवा रहे, हम तो अपने माउथ के साथ वाले एयर मॉलिक्यूल्स को मूव करवा रहे हैं, ठीक है? अब अपने आप ऐसा हो रहा है, ये प्रॉपर्टीज हैं साउंड की, मीडियम की, जिस कारण से जब हमने अपने बिल्कुल पास वाले एयर मॉलिक्यूल्स को मूव किया तो उन्होंने इस डिस्टर्बेंस को आगे ट्रैवल करवाया, और वो ट्रैवल करवाते करवाते जो लिसनर के पास वाले एयर मॉलिक्यूल्स थे इनको मूव करवा दिया, राइट? तो मतलब जब भी हम कहते हैं कि कहीं पे कोई वेव बनती है, वहां पे कुछ ऐसा होता है कि मीडियम के अंदर डिस्टर्बेंस अपने आप से ट्रैवल कर रही है, राइट? कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिन कारण से जो डिस्टर्बेंस है वो अपने आप से ट्रैवल कर रही है, इजंट इट? हम तो नहीं डिस्टर्बेंस को ट्रैवल करा रहे ना, हम तो सिर्फ डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं, वो ट्रैवल तो अपने आप उस मीडियम की प्रॉपर्टीज के कारण कर रही है। तो अब बच्चों क्या होता है, बिकॉज ऑफ द अबव टू प्रॉपर्टीज ऐसा पॉसिबल है कि अगर हम मीडियम में, लेट अस से वी स्टार्ट विद अ चेंजिंग ई, ठीक है? तो वो चेंजिंग ई ने एक चेंजिंग बी प्रोड्यूस कर दिया, जिसने फर्दर फिर चेंजिंग ई प्रोड्यूस कर दिया, जिसने फिर चेंजिंग बी प्रोड्यूस कर दिया, एंड सो ऑन। मतलब आपने तो सिर्फ एक जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज किया था, ठीक है ना? और उस इलेक्ट्रिक फील्ड ने एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर दी, ठीक है? मैं ये नहीं कह रहा कि हर केस में जब चेंजिंग ई होगा तो चेंजिंग बी ही प्रोड्यूस होगा, मैं ये कह रहा हूं कि हम इस तरीके का चेंजिंग ई ले सकते हैं जिस कारण से जो बी बने वो भी चेंजिंग बन जाए, ठीक है? तो अगर मान लो मैंने कुछ इस तरीके का ई प्रोड्यूस किया है जो कि चेंजिंग बी प्रोड्यूस कर दे, तो क्या हो रहा है? सबसे पहले चेंजिंग ई था, उसने क्या किया? चेंजिंग बी प्रोड्यूस किया, वो चेंजिंग बी ने फिर से चेंजिंग ई प्रोड्यूस किया, उसने फिर चेंजिंग बी प्रोड्यूस किया, एंड सो ऑन। तो क्या हो रहा है कि ये फिनोमिना आगे की आगे कंटिन्यू होता जा रहा है, ठीक है? तो ये जो फिनोमिना बन जाता है, इस टाइप का अरेंजमेंट, इसको हम बोल देते हैं एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब यहां पे डिस्टरबेंस क्या है बच्चों? क्या डिस्टर्ब हो गया यहां पे? अगर हम कहते हैं कि कहीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो
यहाँ पे किस टाइप की डिस्टर्बेंस है? जैसे हमने कहा था कि साउंड में तो हमने पार्टिकल्स को मूव करवाया, यहाँ पे हमने क्या किया? यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर दिया। तो जब एक रीजन में एक ईएम वेव पास करेगी तो वो ईएम वेव उस रीजन की इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स को चेंज कर देगी। ठीक है सर यस सर यहाँ पर जब सर हम कह रहे हैं कि चेंजिंग ई चेंजिंग बी प्रोड्यूस कर रही है, तो सर इसका मतलब ये है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में कन्वर्ट हो रही है ऐसे? नहीं कन्वर्ट नहीं हो रही, अलग ही है। अच्छा सर, मतलब कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है और इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण हाँ हाँ, मैग्नेटिक के कारण इलेक्ट्रिक बनी जा रही है, इलेक्ट्रिक के कारण मैग्नेटिक बनी जा रही है एंड सो ऑन। तो ये कंटिन्यू हो ही जा रहा है। तो ये एक तरह से कंटिन्यूअस डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गई। ठीक है, हाँ जी सर। तो ये जो कंटिन्यूअस डिस्टर्बेंस है इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, उसको हम कहते हैं एज ईएम वेव। सर मतलब जो ई और बी है वो एक ही जगह पर दोनों मिलेंगी कि एक जगह पर ई और उससे कुछ आगे बी है, ऐसे करके नहीं ट्रेवल नहीं हो रही होंगी? नहीं, दोनों ही होंगे। एक जगह पे ई भी होगा और बी भी होगा। ओके सर। मतलब ये बस इतना लिख लो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है क्या, चेंजिंग ई चेंजिंग बी। अगेन मैंने ये नहीं कहा बच्चों कि हर केस में हो जाएगा, ये एक स्पेशल केस में बन सकती है वेव, जब चेंजिंग ई भी चेंजिंग बी ही प्रोड्यूस कर रही हो और चेंजिंग बी भी चेंजिंग ई ही प्रोड्यूस कर रही हो, तभी बनेगी ईएम वेव। एक्सक्यूज मी सर, यस अगर जो मतलब हमने पढ़ा है कि जो ई और बी है उनका सिमिलैरिटी होती है उनके, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में काफी, तो मतलब सर्टेनली उनके बीच की कुछ प्रॉपर्टीज निकल के आती होंगी जो कुछ कहती होंगी, कुछ समथिंग लाइक कोई एक्सप्रेशन है जो इन दोनों का है और वो कांस्टेंट होता है नेट, जो उनको रिलेट करता है, यस होती तो है। इसका मतलब अगर आप बोल रहे हो कि ऐसे भी आप ई को चेंज कर सकते हो कि बी में कोई फर्क ना आए, तो कोई तीसरी प्रॉपर्टी भी रिलेट होती होगी। अगर इनका डायरेक्ट रिलेशन आपको होता आपस में, तो ये कारण बी को तो चेंज होना ही होना पड़ेगा। तो वही है ना, वो जो इनके बीच में रिलेशन होता है वो बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। मतलब ये कुछ लॉरेंट्स ट्रांसफॉर्मेशंस कहते हैं उनको। तो मतलब वो हमारे लेवल पे नहीं उनको समझ सकते हम, तो हम तो इसलिए उसका एक बड़ा सिंप्लीफाइड सा केस बना के पढ़ रहे हैं। तो एक्चुअली तो बच्चों क्या हुआ था हिस्टोरिकली, जब ये सारा कुछ आ गया ना, मतलब जब ये ईएम वेव और ये सारा कुछ, इस पॉइंट के बाद न्यूटन फेल होना शुरू हो गया था। मतलब यहाँ से तो न्यूटन की थ्योरीज मतलब गलत होनी शुरू हो गई थी। तो मतलब दिस इज नियरली द रीजन जहां से आइंस्टाइन ने अपना काम शुरू किया, और फिर सारा कुछ वो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और वो सारा कुछ आ गया। तो मतलब यहाँ से मतलब इसके बियॉन्ड बहुत कुछ चेंज हो जाता है। मतलब जो अभी तक हम स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज करते हैं रिलेटिव वेलोसिटी के, काइनेटिक एनर्जी के, मोमेंटम के, सब कुछ चेंज हो जाता है जैसे ही हम आइंस्टाइन की थ्योरीज अप्लाई करना शुरू करते हैं। क्या? तो ये जो बच्चों ईएम वेव होती है, मतलब हमें क्या जो मेन पॉइंट जो बच्चों समझना है वो ये है कि भाई ये वेव किस तरह से है। ठीक है, वेव की क्या प्रॉपर्टी होती है, जो जो खुद से ट्रैवल कर सके, जो खुद से डिस्टरबेंस क्रिएट करती रहे। ठीक है, तो नहीं भाई बोरिंग नहीं है चैप्टर, अच्छा है, अभी देखना आप आगे, बड़ा ही प्रैक्टिकल सा चैप्टर है। और तो यहाँ पे वो खुद से डिस्टरबेंस कैसे क्रिएट हो जा रही है,
कि इलेक्ट्रिक ने मैग्नेटिक बना दी, मैग्नेटिक ने इलेक्ट्रिक बना दी, एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसके हिसाब से बच्चों जो ईएम वेव बन जाती है वो इस तरीके की होती है। तो यहां पे आप देख सकते हो कुछ नहीं है सिंपल वेव। बस फर्क इतना है कि यहाँ पे जो वेव बन रही है वो दो प्लेन्स में बन रही है। एक वेव है इलेक्ट्रिक फील्ड की, यस ये ड्रॉ करना है बच्चों फिगर, और उसके परपेंडिकुलर प्लेन में जो दूसरी वेव है वो वेव है मैग्नेटिक फील्ड की। तो जैसे आप में से किसी का क्वेश्चन था कि एक पॉइंट पे एक होती है या दोनों होती हैं, दोनों होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है, मैग्नेटिक फील्ड भी होती है, बट वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। आदित्य, वेव इज ट्रैवलिंग एनर्जी, वेव में एनर्जी कंजर्व नहीं होती। वेव में तो कंटिन्यूसली एनर्जी आगे से पीछे से आगे जा रही होती है। तो बच्चों यहाँ पे आप मतलब ये जो राइट साइड पे लिखा हुआ है, आप ईएम वेव की डेफिनेशन भी लिख सकते हो कि ये क्या है। दिस इज डिस्टर्बेंस इन द फॉर्म ऑफ चेंजिंग E एंड चेंजिंग B इन स्पेस। बच्चों ये बात समझ आ रही है कि बस कुछ नहीं है, दो प्लेन्स हैं जिनमें वेव बनाई हुई है। पहले हम एक प्लेन में तो बनाते ही थे, अब हमने उसके परपेंडिकुलर प्लेन में भी वेव बना दी। तो एक वेव इलेक्ट्रिक फील्ड की डिस्टर्बेंस को दिखा रही है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा रही है कि कहाँ कम हो रही है कहाँ ज्यादा हो रही है, और दूसरी वेव मैग्नेटिक फील्ड की डिस्टर्बेंस को दिखा रही है। सर यस मैं ना ये बोलना चाह रहा था कि मतलब वो तो मैं आपकी बात समझ गया कि वेव एनर्जी ट्रांसमिट कर रही है, तो वो पूरी की पूरी एनर्जी ट्रांसमिट कर रही है ना, मतलब पीछे से एनर्जी आ रही है और वो आगे ले जा रही है उसको। नहीं, वो ऐसा नहीं होता। कुछ कंज्यूम भी एनर्जी, कर, हाँ मतलब उस पॉइंट पे भी रहेगी कुछ एनर्जी। कि मेरा डाउट ये था कि यहाँ पे तो अगर हम देखें जितना ई स्ट्रॉन्ग है उतनी मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी ज्यादा होगी, जितना बी स्ट्रॉन्ग है उतनी मैग्नेटिक फील्ड में ज्यादा होगी। करेक्ट। तो जिस पॉइंट पे ई और बी मैक्स है वो सेम ही पॉइंट है, और जहाँ पे वो जीरो है वो भी सेम ही पॉइंट हो रहा है, तो उस पॉइंट पे एनर्जी जीरो है। नहीं, उसका मतलब है कि उस पॉइंट पे जितनी एनर्जी पीछे से आ रही थी उतनी सारी आगे चली गई, वहां पे स्टोर नहीं हुई कोई एनर्जी। जहाँ पे मैक्सिमम है वहाँ पे वो सारी स्टोर हो जा रही है। हाँ ठीक। ठीक है बच्चों, ये फिगर समझ आ रहा है। अब बच्चों ध्यान से ये देखो, यहाँ पे तीन डायरेक्शंस इन्वॉल्व हैं। एक डायरेक्शन है, यस ये फिगर बनाना है, एक डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की, राइट, जो आप देख सकते हो कि ब्लू से दिखाई हुई है, जो कभी ऊपर की तरफ है और कभी नीचे की तरफ है। दूसरी डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की, जो आप देख सकते हो कि कभी लेफ्ट को है और कभी राइट को है ना, वो जो ब्लैक लाइन बनाई हुई है उसके हिसाब से। एंड बच्चों एक तीसरी डायरेक्शन जो है वो देखो, ये जो एरो बना हुआ है बिल्कुल लेफ्ट साइड पे,
ये क्या शो कर रही है कि वेव किस डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, वेव एक तरह से इस फिगर के हिसाब से वेव इज गोइंग आउट ऑफ प्लेन, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ऊपर नीचे है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो लेफ्ट राइट में है। क्या ये बात समझ आती है बच्चों? ये बच्चों यहां से ना काट दो, ये जो इधर लिखा हुआ है डायरेक्शन, प्रोपगेशन डायरेक्शन, इसको इधर लिखो, सबसे नीचे लेफ्ट साइड पे। ये जो एरो है ये शो कर रहा है प्रोपगेशन डायरेक्शन। प्रोपगेशन डायरेक्शन का मतलब वेव किधर को जा रही है। एंड एज यू कैन सी दिस इज डिफरेंट फ्रॉम कि इलेक्ट्रिक फील्ड किधर को है। तो देयर आर 3 डायरेक्शंस, एक इलेक्ट्रिक फील्ड की, एक मैग्नेटिक फील्ड की, और एक की वेव किधर को जा रही है। तो मतलब जिधर जिधर को वेव पहुंचेगी उसके हिसाब से वो ये इलेक्ट्रिक फील्ड्स और मैग्नेटिक फील्ड्स वहां वहां पे क्रिएट करती जाएगी। ये मैं अभी बता रहा हूं कि इन डायरेक्शंस में क्या रिलेशन है। आदित्य अभी हम जब मैथमेटिकल फॉर्म लिखेंगे तो क्लियर होगा आपको ये जो आपने लिखा। अभी मतलब बच्चों ये समझो, 2 बातें समझनी है आपने राइट नाउ इस फिगर से, कि एक तो ये कि हम 3 डायरेक्शंस की यहाँ पे बात कर रहे हैं। एक डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की, एक डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की, और एक तीसरी डायरेक्शन जिधर को वेव जा रही है। ठीक है, तो मतलब इस फिगर के हिसाब से वेव पीछे से आगे की तरफ आ रही है। तो जहां जहां पे वेव पहुंच रही है वहां वहां पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स बनते जा रही हैं। ठीक है जी। अगली बात हमें यह समझनी है इस फिगर से कि आप ये देख सकते हो कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। उससे अगली बात बच्चों, क्या ये समझ आ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक साथ कम ज्यादा हो रहे हैं। जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है वहां पे ही मैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादा है, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड कम हुई वहां मैग्नेटिक फील्ड भी कम हो गई। बोलो भाई कुछ, यस नो। इसको क्या कहते हैं जब हम कहते हैं कि भाई इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स एक साथ कम ज्यादा हो रहे हैं, इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? अभी किया था इन फेज, यस राइट, सेम फेज, यस। तो ये फिगर मैंने बच्चों इसीलिए बनाया है क्योंकि हमने आगे फर्दर प्रॉपर्टीज लिखनी है, तो वो प्रॉपर्टीज लिखनी आसान हो जाएंगी हमें। तो अब हम बच्चों एक एक करके प्रॉपर्टीज लिखेंगे। अगेन इस फिगर में कोई भी डाउट है प्लीज आस्क, फिर हम इसकी प्रॉपर्टीज लिखना शुरू करते हैं।
यस, वेवलेंथ भी सेम है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक की। फेज डिफरेंस 180 नहीं हो सकता, फेज डिफरेंस 0 ही है। फेज डिफरेंस 180 का मतलब तो ये होता है कि जब मतलब एक बढ़ रहा है तो दूसरा कम हो रहा है, ऑपोजिट हो जाते हैं बिल्कुल। तो ये हम जिस तरीके से मतलब जो भी सोर्स होता है ईएम वेव का, मतलब ये वो सोर्स होता ही इस तरीके से है कि मतलब कि वहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बनती हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर बनती हैं हमेशा। एंड दोनों इकट्ठे ही कम ज्यादा हो रही हैं। यस, जब इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है तभी मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ रही है। मतलब ये फिलहाल कोई हमने इसका कोई प्रूफ नहीं किया, ये तो हमें बस फिगर से देख के पता चल रहा है कि हाँ ऐसा हो रहा है। आगे मतलब मैथमेटिकली भी समझ आ जाएगा कि हाँ ऐसा ही है। तो ये जस्ट कन्वर्ल वो इक्वेशन से ही समझ आ जाएगा कि वो फेज डिफरेंस 0 ही होगा, मतलब 180 नहीं हो सकता। यस, तो मतलब जहां जहां पे वेव पहुंचती जाएगी वहां वहां पे मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती जाएंगी। तो मतलब मान लो एक रीजन है, वहां पे कुछ पहले एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है एंड कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है। तो जब वहां पे वेव पहुंचेगी तो वहां की इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाएगी। ओके, तो ये प्रॉपर्टीज दिखनी शुरू करते हैं बच्चों। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो जो तीन डायरेक्शंस इन्वॉल्व होती हैं तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। तो बच्चों ये जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन होती है दैट इज अलोंग ई क्रॉस बी। फिगर से चेक करो क्रॉस प्रोडक्ट लगा के, क्या डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ई क्रॉस बी के अलोंग आ रही है? है ना, किसी भी केस में देख लो, कहीं पर भी पॉइंट ले लो, उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड देखो तो यू विल सी कि ये डायरेक्शन जो है वो ई क्रॉस बी के अलोंग बन जाएगी।
तो नेक्स्ट बच्चों कि E and B are always in same phase. नेक्स्ट बच्चों इसका प्रूफ नहीं है, ये रिलेशन आ जाता है कि जो वेव स्पीड है, मतलब जिस स्पीड से ये डिस्टरबेंस ट्रैवल कर रही है, दैट टर्न्स आउट टू बी इक्वल टू 1 by रूट म्यू एप्सिलॉन. म्यू वही परमिएबिलिटी, एप्सिलॉन परमिटिविटी. ठीक है, तो बच्चों वैक्यूम में म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट बन जाएगा. तो ये वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड आ जाती है. which is nothing but speed of light. ठीक है, तो बच्चों लाइट जो है, लाइट इज नथिंग बट EM वेव ओनली. तो बच्चों इस चैप्टर में ना मतलब दो ही कंसेप्ट्स हैं मेन. एक है EM वेव्स की प्रॉपर्टीज और दूसरा है उनके यूजेस. तो बस उतना ही करना है और कुछ नहीं है. मतलब एक थोड़ा सा पार्ट और था जो कट गया, मतलब वो पार्ट उसी से रिलेटेड था कि चेंजिंग EB प्रोड्यूस करती है. बाकी तो ये चैप्टर ही छोटा है. एंड बच्चों मतलब छोटे चैप्टर्स की इंपॉर्टेंस मैंने आपको पहले भी बोली थी. क्वेश्चन तो इससे भी एक पक्का आना ही आना है, राइट? तो मतलब हम जो 2 लेक्चर्स में करेंगे आज और कल में, उसमें से 100% एक क्वेश्चन आना है. तो जैसे बच्चों ये EM वेव की खासियत है कि उसकी स्पीड जो होती है, जिसको हम C से डिनोट करते हैं, वो हर फ्रेम में सेम होती है. तो जैसे मैंने आपको बोला था कि रिलेटिव वेलोसिटी वाले कंसेप्ट्स ही यहाँ पे फेल होने शुरू हो जाते हैं. तो जो आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, मतलब वो उसका फर्स्ट जो पोस्टुलेट है वो है ही है कि स्पीड ऑफ लाइट एक फंडामेंटल कांस्टेंट है, वो किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में चेंज नहीं होता. सर ये हम किस बेसिस पे बोल पा रहे हैं? हम बता ही नहीं सकते, मतलब ये तो पूरा ये डिफरेंट लेवल ऑफ फिजिक्स है. क्योंकि तो आप हमने ये कहो कि केमिस्ट्री में हमें ये अजीब इसलिए लग रहा है क्योंकि हमने सारा कुछ न्यूटन के हिसाब से पढ़ा है ना. हमने आइंस्टाइन के हिसाब से तो पढ़ा ही नहीं है कुछ फिजिक्स का. केमिस्ट्री क्या कह रहे थे आप? हमने केमिस्ट्री में फार्मूला पढ़ा हुआ है कि स्पीड से मास कैसे वेरी करता है. हाँ वो तो फर्दर उससे आ जाता है, उसका पोस्टुलेट है. यस, बट उससे आप ये नहीं बता सकते कि ये नहीं सी बता सेम पाएंगे क्यों हम आ उससे. गया. ठीक. ये बच्चों वेव कैसी हुई, लॉन्गिट्यूडनल हुई या ट्रांसवर्स हुई?
एक बार याद करो लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स क्या होता था। ट्रांसवर्स में क्या होता था, डिस्टरबेंस की डायरेक्शन वेव की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो इसलिए दिस इज अ ट्रांसवर्स वेव। एंड एक रिलेशन ये हमने किया हुआ है, बट लिख लो, आपने केमिस्ट्री में भी किया हुआ है कि C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। इस तरीके से फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ रिलेट हो जाते हैं। करेक्ट। तो नेक्स्ट बच्चों, दीज वेव्स डोंट रिक्वायर एनी मीडियम। तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड तो वैक्यूम में भी बन सकते हैं, तो इसलिए इन वेव्स को भी कोई मीडियम नहीं चाहिए। नेक्स्ट बच्चों, अगेन दिस गोज विदाउट प्रूफ, इट सो टर्न्स आउट कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में एक रिलेशनशिप है, एंड दैट रिलेशनशिप इज अगेन गवर्न्ड बाय C। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज C टाइम्स द मैग्नेटिक फील्ड एट एनी इंस्टेंट। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में एक फिक्स्ड रिलेशनशिप है। नेक्स्ट बच्चों, हमें पता है कि वेव्स जो हैं वो एनर्जी कैरी करती हैं। चलो उस पे आते हैं। तो जो बच्चों हम नॉर्मल लाइट की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये कुछ प्रॉपर्टीज आगे आएंगी, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये सारी प्रॉपर्टीज ईएम वेव्स सेटिस्फाई करती हैं। तो दे कैन बी रिफ्लेक्टेड, रिफ्रैक्टेड, डिफ्रैक्टेड एंड पोलराइज्ड। तो राइट नाउ हमें नहीं पता है आखिरी दो प्रॉपर्टीज का क्या मीनिंग होता है, बस लिख लो फॉर द टाइमिंग। हाँ, ये है चैप्टर रट्टे वाला ही। तो रट्टे में तो एक्सपर्ट हो आप लोग। तो जैसे बच्चों हमें पता है कि वेव्स एनर्जी कैरी करती हैं, तो ईएम वेव्स में एनर्जी कहाँ पे होगी? मतलब ईएम वेव्स किस फॉर्म में एनर्जी कैरी कर रही होंगी? इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी डेंसिटी क्या होती है? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, है ना। मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी डेंसिटी क्या होती है? बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट।
बच्चों ऊपर वाले रिजल्ट्स को यूज करके इनमें कोई रिलेशन बनाने की कोशिश करो। बताओ कि कौन सी एनर्जी डेंसिटी बड़ी है, कौन सी छोटी है। नहीं, ध्यान से करो भाई। नहीं भाई, किसी का आंसर सही नहीं है अभी तक। ऊपर जो भी रिजल्ट्स हैं सबको यूज करो। दोनों को डिवाइड कर दो, उससे देख लो ना कि रेशो ग्रेटर देन 1 आ रही है, लेस देन 1 आ रही है, इक्वल टू 1 आ रही है, क्या है। डिवाइड करो, ऊपर वाली प्रॉपर्टीज यूज करो, एकदम आ जाएगा आंसर। ऊपर वाली एक प्रॉपर्टी नंबर 3 भी है, उसको भी यूज करो। आप सब सिर्फ 6 यूज कर रहे हो। यस, तो जब आप दोनों को यूज करोगे यू विल सी कि इक्वल है, दोनों की एनर्जी डेंसिटी सेम है। तो एक ईएम वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड के अंदर सेम एनर्जी होती है, ठीक है। और वो होनी भी चाहिए थी, बिकॉज हम कह रहे हैं कि उनमें बिल्कुल सिमिलैरिटीज हैं, सब कुछ सेम है उनका। सबने निकाल लिया सेम। दोनों यूज करो प्रॉपर्टीज है ना, जो वो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट वाला रिलेशनशिप है, उसको भी यूज करो, उससे आ जाएगा। ऑलराइट, तो नेक्स्ट बच्चों, ये जो वेव्स हैं इनका मोमेंटम भी होता है, ठीक है। तो शायद आपने केमिस्ट्री में ये प्रॉपर्टी की बात की हो, बट जैसे पहले तो हम फिजिक्स में तो ये कहते थे ना कि मोमेंटम सिर्फ मास इनटू वेलोसिटी होता है, पार्टिकल के लिए होता है। तो ऐसा जरूरी नहीं है, एक वेव का भी मोमेंटम हो सकता है। तो मतलब ये वेव भी फोर्स एक्सर्ट करती है या प्रेशर एक्सर्ट करती है। तो मतलब विच अपीयर्स टू बी स्ट्रेंज बट दिस इज ट्रू, कि भाई जैसे अगर आपके ऊपर बल्ब से लाइट पड़ रही है, राइट, तो वो भी आपके ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट कर रही है। ऑब्वियसली उस फोर्स का मैग्नीट्यूड बहुत कम आता है, बट फोर्स होती जरूर है।
लेजर इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ EM वेव. सर जो कटिंग के लिए लेजर्स यूज होती हैं सर वो इसी फिनोमिना पे बेस्ड होती हैं. नहीं, वो कुछ और है, वो तो उसका हीटिंग इफेक्ट होता है. इसमें तो मतलब जो फोर्स इन्वॉल्व होती है वो बहुत ही छोटी सी होती है. अच्छा ओके सर. अ, तो बच्चों ऐसे मतलब एक्सपेरिमेंट्स हैं, मतलब आप YouTube पे देख सकते हो जहाँ पे मतलब ये दिखाया हुआ है कि कुछ पार्टिकल्स के ऊपर अगर हम बहुत स्ट्रॉन्ग लेजर बीम्स प्रोजेक्ट करें तो वो पार्टिकल मूव करना शुरू कर देते हैं. तो इट इज बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी ओनली कि ये जो वेव्स होती हैं ये फोर्स एक्सर्ट करती हैं. कौन सा कह रहे होते थे, CD वाला? हाँ जी, आपने पहले बताया होगा कि सीडी के ऊपर नीचे से बीम मारो बहुत ज्यादा उसकी इंटेंसिटी की तो वो हाँ, फ्लोट करने लग जाती है. यस. तो मतलब इट इज पॉसिबल कि ऐसे आप एक बच्चों एक डिस्क ले लो और इसके ऊपर इधर से ऐसे एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेडिएशन डालो तो वो डिस्क फ्लोट करने लग जाएगी. आयरन मैन की लेजर, आयरन मैन की कौन सी लेजर थी? आयरन मैन की लेजर, आयरन मैन तो यार देखी थी मैंने रिसेंटली, उसमें मुझे तो नहीं याद आ रहा. नहीं मतलब वो जो होएगी वो फिर हीटिंग इफेक्ट वाली ही होगी. इस वाली से तो कुछ नहीं होगा, ये तो बहुत कम है. तो बच्चों ये वेव से जो प्रेशर एग्जर्ट होता है EM वेव से, उसको हम कहते हैं आज रेडिएशन प्रेशर. ठीक है जी. तो हम ये निकाल के देखते हैं एक केस में. लेट अस से बच्चों ऐसी सिचुएशन है, कोई सरफेस है उसके ऊपर वेव्स चल रही हैं. ये वेव्स कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो रही हैं और हमें दिया हुआ है कि ये वेव्स जो हैं वो U एनर्जी ट्रांसफर करती हैं इन सम टाइम T. तो मतलब बेसिकली क्या हो रहा है कि वेव्स उस सरफेस से टकरा रही हैं, राइट, और उससे एब्जॉर्ब होती जा रही हैं. तो हम सबसे पहले निकालते हैं कि मोमेंटम कितना होगा, चेंज इन मोमेंटम कितना होगा इन वेव्स का जब वो सरफेस से टकरा जाएंगी. हम मान रहे हैं कि वो पूरी एब्जॉर्ब हो रही हैं. ठीक है. तो ये चेंज इन मोमेंटम जो है बच्चों वो U/c आ जाता है, वेर U इज एनर्जी, एनर्जी ऑफ द वेव. ठीक है. और ये आया कैसे, देखो हमें पता है एक रिलेशन लैम्डा इक्वल टू H/mv विच इज H/p. यहाँ पे P इज मोमेंटम. तो बच्चों ऑल्दो यहाँ पे हम कोई मास डिफाइन नहीं कर पाते, राइट,
बट स्टिल ये रिलेशन यूज हो जाता है। ठीक है, तो यहां से हम मोमेंटम लिख सकते हैं, और दूसरा रिलेशन हमें एनर्जी वाला पता है कि U इज hc बाय लैम्डा। तो ऊपर से लैम्डा की वैल्यू नीचे पुट कर दो, तो यहां से आपके पास मोमेंटम की वैल्यू आ गई, जो कि बन गया U बाय सी। ठीक है, ये याद रखना है, दिस इज फॉर द केस जब वेव्स एब्जॉर्ब हो रही हैं। तो बच्चों यहां से हम फोर्स बनाते हैं, ये तो मोमेंटम आ गया। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम? अवल ये क्या लिखा है, ये कौन सा रिलेशन है? तो फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, राइट? तो फोर्स इज चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। ठीक है, वैसे डेरिवेशन ये रिक्वायर्ड नहीं है, बट चलो सिंपल ही है, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। चेंज इन मोमेंटम हमने लिख दिया ऊपर U बाय सी, उसको टाइम से डिवाइड कर दिया, तो ये बन गया फोर्स का एक्सप्रेशन। अब यहां से बच्चों हम बनाएंगे प्रेशर का एक्सप्रेशन। फोर्स से प्रेशर कैसे बनेगा? फोर्स अपॉन एरिया करके। तो ये जो रेडिएशन प्रेशर है, ये बन गया फोर्स अपॉन एरिया, तो ये बन गया U ओवर सी ए टी, राइट? अब बच्चों ये क्या एक्सप्रेशन होता है जो मैंने सर्कल किया हुआ है? U ओवर ए टी, एनर्जी पर एरिया पर टाइम। इंटेंसिटी, राइट? कहां पे आया था इंटेंसिटी वर्ड? इंटेंसिटी आपका वेव्स में आया था, और हीट में भी आया होगा रेडिएशन वाले पार्ट में। तो इंटेंसिटी इज एनर्जी पर एरिया पर टाइम, या एनर्जी अपॉन टाइम पावर होता है, तो यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज पावर अपॉन एरिया। तो वो जो सर्कल में एक्सप्रेशन है उसको हम बोल सकते हैं एज इंटेंसिटी। तो आपका ये रिलेशन बन गया प्रेशर का I बाय सी। एक बच्चों बहुत ध्यान रखना, पहले जो मैंने रिलेशन लिखा था उसमें स्मॉल p था, वो मोमेंटम था। ये कैपिटल P है, दिस इज प्रेशर नॉट पावर। तो रेडिएशन प्रेशर का ये फॉर्मूला है I अपॉन सी। Here I is intensity.
समझ आ गया सबको? 3 फॉर्मूलाज हैं एक तरीके से, एक मोमेंटम का, एक प्रेशर का और एक फोर्स का। फोर्स तो सिंपली प्रेशर इनटू एरिया ही हो गया। तो बच्चों अगर रिफ्लेक्ट हो रहा होगा, अगर वेव्स रिफ्लेक्ट हो रही होंगी तो क्या फर्क पड़ेगा हमारे फॉर्मूलाज पे? डबल हो जाएंगे, जैसे क्लास 11th में किया था हमने, है ना? एक एब्जॉर्ब होने वाला केस और एक टकरा के रीबाउंड होने वाला केस। तो चेंज इन मोमेंटम 2u/c हो जाएगा और रेडिएशन प्रेशर 2I/c हो जाएगा। याद है बच्चों क्लास 11th में जब किया था? जहाँ हम कर रहे थे ना कि वाटर टकरा रहा है दीवार से, अगर तो टकरा के रेस्ट पे आ गया तो ρ/v², अगर रिबाउंड हो गया सेम वेलोसिटी से तो 2 ρ/v²। तो हमें पता है कि रिबाउंड होगा तो डबल हो जाएगा, तो इसलिए हमने लिख दिया सीधा। ओके, अंडरस्टूड एवरीवन? चलो आज यहीं तक करना है बच्चों। इसका होमवर्क मैं आपको अभी भेज रहा हूँ, ये प्लीज कर लेना आज ही, इसको डिले मत करना क्योंकि अगली क्लास में खत्म हो जाएगा चैप्टर। ठीक है, चलो ओके बच्चों, बाय।